नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आज होगी बात गौतम अडानी की और एक ऐसी खबर की जिसको पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने ब्लैकआउट कर दिया है। उस खबर को गूगल पर खोज के निकालना भी मुश्किल है। किसी भी मीडिया संस्थान की हिम्मत नहीं है कि बड़े बड़े घोटालों से भी बड़े इस घोटाले को सामने ले आए, और वो भी तब जबकि ये खबर पहले ही कोई इंटरनेशनल मीडिया हाउस फोड़ चुका है। सीधे सीधे एक ऐसा आरोप है जिससे ये पता लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान का सिस्टम और हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी, यहां तक कि पड़ोसी देश भी मोदी जी के दबाव में एक काम में जुटे हुए हैं कि कैसे अडानी की दौलत को बढ़ाया जाए। ये विचार मेरे नहीं है, ये एक खबर है जिसको आज सरल करके मैं आपको बताऊंगा। वॉशिंगटन पोस्ट की खबर, उन्होंने अंग्रेजी में खुलासा किया है। अगर ये कोई और दौर होता तो मीडिया आज पूरे दिन इस पर चर्चा कर रहा होता, बृहद चर्चाएं इस पर हो रही होती, बड़े बड़े एक्सपर्ट इस पर बैठे होते। लेकिन आज ब्लैकआउट है, खबर गायब है। इतने बड़े मामले को कोई उठा ही नहीं रहा है। इससे अंदाजा लगता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, जब जनता को पता ही नहीं लगने दिया जाएगा तो फिर निष्कंटक है राह। 10-20 चुनाव के बाद भी मोदी जी के छूना नामुमकिन होगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके जरिए भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और एक थैंक्स बटन भी इस वीडियो के नीचे है। वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो लाने के कारण चैनल की रीच कम हो जाती है, आप जानते हैं। और उसको कंपनसेट करने की एक मात्र तरीका है, वो है इसको शेयर करना। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर हुआ। एक बड़ी खबर, और इस खबर को वॉशिंगटन पोस्ट ने फोड़ा है, जिसमें यह बताया गया है कि कैसे अडानी की एम्पायर खड़ी हुई। एक केस स्टडी ली गई है खतरनाक, और ये केस स्टडी वैसी ही है जैसे कि पिछले दिनों मैंने श्रीलंका का एक केस बताया था, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति ने वहां के बिजली के जो प्रमुख थे ऊर्जा विभाग के, उनको ये कहा कि अडानी से बिजली खरीदो क्योंकि मेरे ऊपर मोदी जी से दबाव है। ये खबर एक्सपोज हुई थी और बाकायदा इस खबर के जरिए ये पता चला था हमको कि विदेशों के साथ जो हमारी डील हो रही है, जिसमें हमारा अपना देश दूसरे के देश के साथ डील कर रहा है, उस डील का लाभ किसी एक व्यक्ति को दिलाया जाता है। कैसे वो विंड पावर वाले वहाँ पे पावर स्टेशन लगने थे, कैसे उनसे महंगी बिजली खरीदी जानी थी, कैसे वहाँ के अधिकारी इनकार करते रह गए और सरकार ने नहीं सुना। अब बात है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में की एक स्टोरी है जिसमें जो लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट ने, उसका जो निचोड़ है वो ये है कि गौतम अडानी के पावर प्लांट की एक कहानी जो खुलासा करती है कि कैसे भारत में राजनीति दुनिया के सबसे प्रदूषक ईंधन के सामने झुक जाती है। लेकिन ये कहानी ईंधन की नहीं है, ये करप्शन की है इस रिपोर्ट के मुताबिक। शुरू करते हैं उन लोगों के क्रेडिट से जिन्होंने इस खबर को आप तक पहुंचाया। गैरी शिन, जो ब्यूरो चीफ हैं भारत में बिजनेस स्टैंडर्ड की, निया मसीह और अनंत गुप्ता, इन 3 लोगों ने इस खबर को प्रस्तुत किया है। इस खबर में मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से जानकारियां और विचार ना डालूं, क्योंकि ये किसी और का एक्सपोजे है, अंग्रेजी की खबर है, आप तक पहुंचनी चाहिए। हमारे मीडिया ने इसको छिपा के रखा हुआ है, बैकआउट किया हुआ है, तो आप तक पहुंचे। इसलिए इस नियत से उस खबर को मैं लेके आ रहा हूं। इस खबर का सारा क्रेडिट और डिस्क्रेडिट उनका है। कहानी शुरू होती है झारखंड से। झारखंड की एक जगह गोड्डा, जो बांग्लादेश के बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर पे है। इस गोड्डा में अचानक एक दिन कुछ गाड़ियां आकर रुकती हैं, जिसमें कुछ चीन की कंपनियों के अधिकारी हैं और कुछ अधिकारी अडानी ग्रुप के हैं।
ये अडानी वहां नापजोक करते हैं या ये लोग, और वहां पे पता लगा, जब आके देखभाल कर रहे होते हैं तो गांव वालों को पता चलता है कि यहां कुछ हो रहा है। उनको लगता है ये क्या वजह है, यहां इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं, और इसके साथ ही वहां पर सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। वॉशिंगटन पोस्ट बताता है कि कैसे कर्ज में डूबे और भारी सरप्लस बिजली वाले, धीरे धीरे इन लोगों को पता चलता है, यहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को, कि यहां पे कोई अडानी का एक बिजली घर बन रहा है। तो जब ये बिजली घर बनेगा तो उससे यहां पर बहुत सारा प्रदूषण होगा, अंधाधुंध प्रदूषण होगा। तो लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया, जमीनों के मुआवजे की बात करनी शुरू की, तो पुलिस ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे एक आयोजन किया गया ये बताने के लिए कि स्थानीय लोग इस प्लांट के पक्ष में हैं। तो वहां अधिकारियों ने जब राय मशविरा शुरू किया तो जो विरोध करने वाले लोग थे उनमें से एक को भी नहीं जाने दिया गया, और वहां का जो स्थानीय विधायक था उसने ज़्यादा चूं चपड़ की, ज़्यादा नेता बना, अचानक यहां वहां से घुस के पहुंचने की कोशिश की, तो उसको जेल में डाल दिया गया और वो विधायक 6 महीने जेल में रहा है। आप कहते हैं ना दल बदल कानून, इसलिए विधायकों और सांसदों को आजाद होना चाहिए किसी भी कानून से। वो जो विधायक है अगर उसको लगता है कि उसकी पार्टी अडानी के पक्ष में खड़ी है तो उसको पार्टी छोड़ने का हक होना चाहिए इस केस में। खैर, जब ये पूरा का पूरा हंगामा होता है तो कहानी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि जो पावर प्रोजेक्ट अडानी का वहां पर बन रहा है वो पावर प्रोजेक्ट भारत के लोगों को बिजली नहीं देगा, भारत के लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण देगा। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषक बिजली बनाने का कोई तरीका है तो वो है कोयले से बिजली बनाना। और ये कोयले का जो पावर प्लांट लग रहा था, इस पावर प्लांट पे जितनी भी बिजली बननी थी उस बिजली की सप्लाई बांग्लादेश को होनी थी। बांग्लादेश को ये बिजली की सप्लाई हो, इसकी शुरुआत हुई 2014 में मोदी जी के आने के बाद। अडानी जी अपने लिए इस देश में व्यापार के विस्तार की संभावनाएं खोज रहे थे और 2015 में मोदी जी का बांग्लादेश दौरा होता है और वहां पे वो एक समझौता करते हैं बांग्लादेश की सरकार के साथ में, जिसमें भारत के करीब 105 के आसपास क्लस्टर्स, ज़मीनें, गांव बहुत सारे उसमें थे, वो ज़मीनें बांग्लादेश को दे दी जाती हैं और कुछ इसकी आधी के आसपास ज़मीनें बांग्लादेश भारत को देता है। और वो ज़मीनें देने के साथ बहुत सारे लोगों की नागरिकता भी बदल जाती है और लोगों को इतना मौका भी नहीं मिलता कि उनको अपनी नागरिकता चुन लेने दी जाए। अगर वो भारत के नागरिक रहना चाहते हैं, ज़मीन के साथ जाना नहीं चाहते हैं, तो ये उनको विकल्प नहीं मिला, ऐसा खबरों में आया है। बहरहाल आज की स्टोरी ये देश की ज़मीन बांग्लादेश को दे देने का मसला नहीं है, लेकिन जिस दौरे में मोदी जी ये वाला समझौता करते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट वाला, और इसको बहुत खूबसूरत तरीके से दुनिया के सामने पेश किया गया और ये कहा गया कि सीमा विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, अब इन इलाकों में विकास हो सकेगा। और यही महान समझौता कुछ समय पहले मनमोहन सिंह जब कर रहे होते हैं तो बीजेपी देशद्रोह जैसे आरोपों के साथ सड़क पर उतर आती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू आप ये समझिए कि बांग्लादेश को ज़मीन देने वाले मामले में हमाम में कांग्रेस और बीजेपी दोनों खड़े हुए थे। किस अवस्था में से कहने के लिए एक अशालीन शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहरहाल उसी 2015 में एक समझौता होता है और समझौते के तहत बांग्लादेश को एक्सक्लूसिवली इस प्लांट से जो भारत में लगा हुआ है बिजली खरीदनी है। अब आप कहेंगे कि बिजली खरीदनी है तो जाहिर बात है कि जब खरीदनी है बिजली तो खरीद लेने दो, लेकिन एक मसला तो मैंने आपको बताया कि प्रदूषण यहां होगा, बिजली वहां मिलेगी नहीं। बांग्लादेश को भी इस डील से
कुछ हासिल नहीं हुआ, जो हासिल हुआ अडानी जी को हुआ। कैसे हुआ इसको समझते हैं। बांग्लादेश के पास में जितनी उसको बिजली की ज़रूरत है उससे 40% और ज़्यादा बिजली बनाने की क्षमता है और सुविधा है। कितनी ज़रूरत? जो उसकी पीक पावर डिमांड है, अधिकतम डिमांड उसकी जो आती है उससे 40% ज़्यादा बिजली उसके पास उपलब्ध है। ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है जिसको मैं आप तक सिर्फ पहुंचा रहा हूं, और ये रिपोर्ट जब वहां पहुंचती है तो वहां पे भी कुछ विरोध होता है। ये जो समझौता हुआ है, समझौते में एक बात कही गई कि प्रदूषण के हिसाब से ये भारत के लिए ठीक प्लांट नहीं रहेगा और इससे फायदा जो है वो अडानी को हो रहा है, देश को नुकसान हो रहा है। इसका विरोध एक अधिकारी ने किया, बहुत सीनियर अधिकारी थे, मिस्टर स्वरूप। उन श्रीमान जी को आउट कर दिया गया केंद्र सरकार से क्योंकि वो इरादों में अड़ंगेबाजी कर रहे थे। दुनिया में ज्ञान इसी तरह से दबाया और छिपाया जाता है, और सत्य की अगर आप खोज करना चाहते हैं तो उसे खोद खोद कर निकालना ही जरूरी है। आप ऐसे ही नहीं आके अचानक आपके पास रख जाएगा। जो आपके चेहरे के सामने बार बार लाया जा रहा है, आप सड़क पे जा रहे हैं आपके सामने दिख रहा है, होर्डिंग पे दिख रहा है, आप टीवी खोल रहे हैं सामने आ रहा है, वो ज्ञान विज्ञापन है। विज्ञापन अपने आप आता है, ज्ञान को खोज के निकालना पड़ता है। आसान तरीके से खोज के निकालने के लिए आपको बड़ी लाइब्रेरी चाहिए, लाइब्रेरी जिसमें 10,000 ऑडियो बुक्स हों, 10,000 के करीब ऑडियो साहित्य हो, बड़ी बड़ी दुनिया की जानी मानी किताबों का निचोड़ हो। और ऐसी लाइब्रेरी अगर 50% डिस्काउंट पे चाहिए तो हमारे पास से मिल सकती है। इस लाइब्रेरी सेवा के प्रदायक हैं कुकू एफएम। उनकी सेवाएं 50% डिस्काउंट पे हमारे दर्शकों को मिल सकती हैं। अलग अलग विषयों पे वहाँ हैं, और आप दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय साजिशें, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, दुनिया का इतिहास, दुनिया के महापुरुषों की जीवनियाँ, उनके संघर्ष की कहानियाँ, ये सब वहाँ आपको मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड स्क्रीन पर है। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू एफएम है, लेकिन ये एक अच्छा विज्ञापन है जो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। ये प्लांट जो लगा है आसाम में, इस प्लांट के साथ में कुछ और चीजें भी थी, और वो चीज ये थी कि ये पर्यावरण के लिए इसको मंजूरी मिलनी थी। पहली बैठक में बहुत सारे ऐतराज होते हैं, दूसरी बैठक में सब कुछ बदल जाता है, नए अधिकारी आते हैं और एक भाषण दिया जाता है कि मोदी सरकार की जो प्राथमिकता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसके अंतर्गत पर्यावरण का क्लियरेंस इसको देना जरूरी है। बोर्ड में बैठे हुए अधिकारी और एक्सपर्ट उसके बाद इसको मंजूरी दे देते हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि नीतियों में परिवर्तन किया गया। झारखंड में जो भी बिजली घर बनेगा उसकी बिजली 25% झारखंड को देनी पड़ेगी। यह झारखंड का कानून था। इस रिपोर्ट के मुताबिक उस कानून को एक तरफ रख के सरकार ने नियम बदला और 100% बिजली बाहर भेजने की इजाजत दे दी। झारखंड में जो अधिकारी चूं चपड़ कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के तब के मुख्यमंत्री ने उनको चुप करा दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री को फिर शांत करा दिया जाता। हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्रियों की, सांसदों की और दूसरे नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में हैसियत क्या है, तो इसको भी बात को समझा जा सकता है। अच्छा, इस खबर में ये एक तरफा आरोप नहीं है। इन आरोपों पे अडानी की कंपनी को, भारत की सरकार को, अधिकारियों को बार बार, और बांग्लादेश की सरकार को भी बाकायदा वॉशिंगटन पोस्ट ने लंबा लंबा क्वेश्चनर बना के भेजा। इनमें से एक ने भी उत्तर नहीं दिया। अडानी की कंपनी ने उत्तर दिया तो कहा कि हम धीरे धीरे तेजी से मूव कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, और हमारी प्रतिबद्धता ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की है। इतना जवाब दिया है अडानी ने। तो कहां कहां कानून बदले, एक जगह बता दिया आपको पर्यावरण की क्लियरेंस में, दूसरा बता दिया झारखंड की सरकार ने, और तीसरा और सबसे बड़ा ये
कि अडानी साहब जब ये प्लांट बना रहे थे तो उनको चाहिए थी टैक्स में छूट। अब अडानी साहब को अगर आप टैक्स में छूट दोगे तो उसके लिए तो कानून बदलना पड़ेगा। तो कानून ये बदला गया कि एक अकेले प्लांट, बिजली प्लांट के कारण किसी जगह को SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित नहीं किया जा सकता। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए वहां पे बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह होने जरूरी, ये कुछ कानून था। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित होने से अडानी जी को टैक्स में बड़ा फायदा मिलने वाला था। तो सरकार ने उसको, कानून को, नियमों को बदल के स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया। ये वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस डील से अडानी को $1 अरब से ज्यादा का फायदा हुआ है, ये उनका एस्टीमेट है। वॉशिंगटन पोस्ट कहता है कि भाई इतनी महंगी बिजली, जो वहां पे बिजली ऑलरेडी उपलब्ध है बांग्लादेश के बाजार में, बांग्लादेश का हाथ लेते हैं फिर भारत वापस लौटेंगे। बांग्लादेश के यहां पे जो बिजली है वो बिजली ऑलरेडी बहुत सस्ती है, और उस बिजली वाले बांग्लादेश को ये बिजली क्यों खरीदनी पड़ी, ये बड़ा सवाल है। अब जरा आप डील को समझिए। जो एक समझौता हुआ 163 पेज का, जिसको गुप्त रखा गया, क्योंकि जो बयान आया, जो बयान पब्लिक में ऐसे खड़े होके टाई लगा के सुंदर सा इंग्लिश का लिखा हुआ बयान पढ़ते हैं लोग, उस बयान में लिखा गया, इट वॉज एन opportunity to bolster his neighborhood first foreign policy and promote Indian business. Modi asked Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina to facilitate the entry of Indian companies in the power generation, transmission and distribution sector in Bangladesh. According to Indian Foreign Ministry readout of the meeting, यानी जो मीटिंग के बारे में जानकारी दी गई उसमें ये बात कही गई थी। क्या? नेबरहुड फर्स्ट नीति है हमारे मोदी जी की, हमारा व्यापार पड़ोस में बढ़े, इसके लिए बांग्लादेश की सरकार से टाई अप किया गया है। बांग्लादेश ने इस पर, इस 163 पेज पे क्या खोया, ये जानने से पहले जान लीजिए, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इस डील पे जो लोगों को समझाया वो ये कहा कि मिडिल इनकम स्टेटस हमारे देश की हम बढ़ाने वाले हैं 2020 तक, और उसकी जो गारमेंट फैक्ट्रीज हैं उनके लिए जो ब्लूमिंग डिमांड होगी, आने वाले समय की मांग होगी बिजली की, उसके अंतर्गत 2030 तक की ज़रूरतों को देखते हुए हम ये समझौता कर रहे हैं। यानी आज ज़रूरत नहीं है, भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आज से खरीदना शुरू करें। बिजली जैसी चीज़ जिसको डब्बे में बंद करके नहीं रखोगे, वो तब की तभी उसको खर्च होना है। खैर, इसमें $4.5 करोड़ हर साल, जो कि होते हैं $450 मिलियन, उनको मेंटेनेंस चार्ज बांग्लादेश अडानी साहब को देगा, भले ही वो बिजली ले या ना ले। इसके अलावा बांग्लादेश को अडानी साहब से प्रीमियम प्राइस पे, महंगे दाम पे बिजली लेनी ही पड़ेगी, भले ही उसको जरूरत हो या ना हो। जब उसके पास बिजली सस्ती है, उससे 40% ज्यादा दाम पर, अब बांग्लादेश के बाजार में जो बिजली उपलब्ध है उससे 5 गुना दाम पर बिजली बांग्लादेश की सरकार अडानी साहब से खरीदती है। और बांग्लादेश कब अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, इसको लेके अभी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है। बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम 2030 की डिमांड को पूरा करना चाहते हैं और 2021 में अपने 18 में से 10 पावर प्लांट बंद करने का फैसला लेता है। जो प्रस्तावित थे उसको 18 बनाने थे, अब 10 ही बनाएगा। और 5 गुना कीमत पे अडानी जी से, भारत से वो बिजली खरीद रहा है। मतलब इसमें बांग्लादेश भी लाभ में नहीं रहा, भारत भी लाभ में नहीं रहा, ये आप समझिए। BD रहमतुल्लाह, जो बांग्लादेश का पावर रेगुलेटर है, उसके डायरेक्टर जनरल रहे हैं। जैसे कि हमारे देश में होती है ना रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो तय करती है बिजली का दाम कितना होगा कितना नहीं होगा, एक अलग से संस्था बना देते हैं, जैसे टेलीकॉम के लिए ट्रायल।
उसके जो चीफ थे वो है बीडी रहमतुल्ला। इनकी टिप्पणी सुनिए, बहुत रोचक है और ये बताती है कि किस तरह की डील ये रही होगी और आपको श्रीलंका की याद भी आ जाएगी। उन्होंने इस अडानी के प्रोजेक्ट की रहमतुल्ला साहब ने समीक्षा भी की थी। वो कहते हैं कि शेख हसीना भारत का गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्हें पता है कि क्या गलत है क्या सही है, वो जानती हैं। अगर वो अडानी को संतुष्ट रखेंगी तो मोदी खुश रखेंगे, ये बात शेख हसीना जानती हैं और इसलिए वो अपने देश के लिए घाटे का सौदा किए जा रहे हैं। अगर आपको समझ में ना आया हो तो ऐसे सिंप्लीफाई कर दूं कि आपके पड़ोस की दुकान पे जो चीज़ 10 रुपए की मिलती है वो पड़ोस की दुकान से ना खरीद के आप 50 रुपए की दूसरे मोहल्ले से मंगवा रहे हो। इसलिए मंगवा रहे हो कि वहाँ का जो दुकानदार है उसके संबंध एक ऐसे आदमी से हैं कि उस आदमी को खुश रखना ज़रूरी है। और घर में भी वो चीज़ नहीं बना रहे, मतलब आप घर में दूध है घी नहीं बनाओगे, क्यों? क्योंकि बाहर का खरीदना है 5 गुना महंगा। ये स्थिति है और ये कह रहा है कि भारत की जो बांग्लादेश की स्थिति है, ये रहमतुल्ला साहब कह रहे हैं, वो भारत के किसी भी राज्य से भी ज़्यादा बदतर है। और वो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हसीना जी जो हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कोई चक्कर तो फंसा होगा, वरना वो इतना बड़ा समझौता क्यों करें। और अगर आप दूसरे नज़रिए से देखिए, हसीना जी को भारत की बड़ी सारी ज़मीन मिल गई एक्सचेंज में, थोड़ा पैसा अडानी को दे भी देते तो क्या जाता है, देश का क्षेत्रफल बढ़ गया है, बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझा लिया गया है। ये भी एक सोच हो सकती है, लेकिन ये सोच जो भी है हसीना जी के दिमाग के अंदर है, ये सोच कम से कम वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट नहीं की है। अब ये बता रहे हैं कि किस तरह से अडानी जी दुनिया के प्रदूषण में योगदान दे रहे हैं, ये भी वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है। ये कह रहा है कि 25% भारत का जो कोयले का आयात है वो कोयला मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अडानी जी की कंपनी से किया गया है। मैंने आपको बहुत सारे आंकड़े दिए और बार बार चेताया था इसी साल कि किस तरह से अडानी जी के लिए पूरे देश के बिजली घरों को कहा जा रहा है कि कोयला आपको इंपोर्टेड खरीदना ही पड़ेगा 10%। और यही वजह है कि उनका 3 साल में मुनाफा डबल हो गया है। और सबसे ज़्यादा तेज़ी से, अगर कोई, ये भी आंकड़ा इन्होंने छापा है, अगर कोई बढ़ाए आगे किसी की कमाई बढ़ी है अडानी के बिजनेसेस में भी, तो वो है कोयला और कोयले से बनने वाली बिजली। सबसे ज़्यादा पैसा अडानी जी ने इससे कमाया है और ये साफ है, एकदम देश की नीति साफ है। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश इंपोर्ट कर रहा है और इंपोर्ट करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पावर निर्माता कंपनियां नहीं मान रही हैं तो कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, कोयला बेचने वाली कंपनी, कोयला सप्लाई करने वाली कंपनी खुद इंपोर्ट करे, लेकिन इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने से भारत के कौन से बिजनेस के हित प्रभावित वो हो रहे थे। और हम देख रहे हैं अभी हाल में हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कल ही मैंने वीडियो बनाया था, कितना इम्बैलेंस हो गया है। भारत के इंपोर्ट कितने ज़्यादा हो गए हैं एक्सपोर्ट के मुकाबले, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये बांग्लादेश का समझौता जो ज़मीन वाला है उसको अगर आप सीधे सीधे देखें तो 500 एकड़ का एकड़ हमको मिला और 1000 एकड़ हमने बांग्लादेश को दे दिया। और 50,000 लोगों की सिटीजनशिप का भी मसला बांग्लादेशी घुसपैठिए वगैरह कहने वाले लोगों ने सेटल कर दिया है। और ये 1974 से ये इशू चला आ रहा था। अब आप दोबारा से आएँ अगर इस पे, तो मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि कैसे भारत ने 2030 तक अपना जो जहरीली गैसों का उत्सर्जन आधा करने का वादा किया बाइडेन को, और 2070 तक नेट जीरो लाने की बात कही है, यानी भारत का जो कार्बन उत्सर्जन है वो शून्य हो जाएगा 2070 तक। ये समझौता करके आए थे अडानी जी, ये समझौता करके आए थे मोदी जी, और उसी समझौते पर मैंने सवाल उठाए थे। और वो ये भी समझौता कराए थे कि भारत के खेतों में बड़े बड़े फार्म लगेंगे। कौन से फार्म?
सोलर एनर्जी के, और उसके ज़रिए दुनिया के देशों को बिजली जाएगी, ब्रिटेन को बिजली जाएगी। बोरिस जॉनसन थे उस वक्त प्रधानमंत्री, याद कीजिए। अब आप समझ रहे होंगे कि हमारे खेत में क्या लगेगा। वही आदमी लगाएगा जो श्रीलंका में पवन चक्की लगा के आया है बिजली के लिए, और जो हमारे देश में प्रदूषण करके बांग्लादेश को बिजली बेच रहा है। जब खेत में सोलर पैनल लगेंगे तो खेती का क्या होगा बताने की ज़रूरत नहीं है, खाने पीने की चीज़ों का क्या होगा बताने की ज़रूरत नहीं है, और खाने पीने की चीज़ों के कारोबार में कौन कंपनी कितना कमाती है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये कहता है कि ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के मुताबिक अडानी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयला और कोयले से बिजली बनाने वाला प्राइवेट प्लेयर है। यानी अगर कोयले से बिजली से प्रदूषण होता है, सबसे डर्टी फ्यूल माना जाता है इसको, तो हमारे देश के अडानी जी दुनिया के सबसे प्रदूषक व्यक्ति हैं। अब आपको एक झलक इस पे भी मिलेगी कि चीन के प्रति नरमी शायद हमारी इसीलिए हो, क्योंकि अडानी जी के जितने प्रोजेक्ट लग रहे हैं उन सब में चाइनीज लोग शामिल हैं। चीन से प्लांट आ रहे हैं, बहुत सारे मामलों में चीन से फंडिंग भी हो रही है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब इस तरह के प्लांट लगते हैं तो जो कंपनियां इन प्लांट को लगा रही हैं उनके पास इनके संचालन का कंट्रोल रहता है। चाइना में बैठे बैठे लोग रिमोट कंट्रोल से इनकी खराबियां दूर करना हो, कुछ करना हो, पूरा एक्सेस रहता है उनके पास। जैसे कि भारत के न्यूज़ चैनल्स में जो इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है वो ऑक्टोपस ज़्यादातर चैनल इस्तेमाल करते हैं, अधिकांश चैनल, उसका पूरा एक्सेस चेकोस्लोवाकिया की जिस कंपनी से ये सॉफ्टवेयर खरीदा जाता है उसके पास रहता है। सामान्य स्थितियों में अगर वो गड़बड़ करेंगे तो अपराध हो जाएगा, लेकिन युद्ध का अगर दौर होगा तो न्यूज़ रूम को ब्लैकआउट कर सकते हैं, और युद्ध का दौर हुआ तो चीन पूरे बिजली घर बंद भी कर सकता है। इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए। बहरहाल चाइना कनेक्शन समझें, इतना बड़ा कारोबार, कोयला, कोयले से जलने वाली बिजली, कोयले का ट्रांसपोर्ट, सारा का सारा माननीय अडानी जी के पास है, और उसमें चीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये किसी से छिपा नहीं है अब कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी चीज़ से अडानी जी बना रहे हैं तो वो बिजली है, और कोयले से बनने वाली बिजली है। और इसीलिए वॉशिंगटन पोस्ट ये सवाल उठाता है कि भाई साहब, आप संयुक्त राष्ट्र में जाकर समझौता करके आए हैं माननीय मोदी जी कि हम धरती पे ये धुआं छोड़ने वाले कोयले के इस्तेमाल को कम करेंगे। आप दुनिया के सबसे ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल करने वाले, दूसरे सबसे ज़्यादा कोयले का इस्तेमाल करने वाले बिजली घर बना रहे हैं, बनाए हुए हैं, आपने रखे हुए हैं। इनको कम करने के बजाय आप बढ़ाए जा रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है, मैं बता चुका हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर ये हैं तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अडानी जी जो दुनिया के सबसे दूसरे अमीर आदमी हैं उसमें एक बड़ी भूमिका इसकी है। और वॉशिंगटन पोस्ट जब ये बात कहता है तो एक बात मान के चलिए, भारत का मीडिया इसको ब्लैकआउट कर देगा, मान लिया। भारत में आपको, हमको, हमारे वोटर्स को, इस देश के नागरिकों को पता नहीं चल पाएगा क्योंकि वो कर चुका है, वरना ये खबर अभी तक सबसे बड़ी खबर होती है। लेकिन वहाँ तो लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ की सरकार तो देख रही है। और भारत जिसकी जो नेट ज़ीरो का वादा करके आया है, ग्रीन एनर्जी की बात करके आए हैं मोदी जी, भैया देश के अंदर नागरिकों से आप जितनी चाहो फेंक लो, लेकिन आप बाहर जा रहे हो, कमिटमेंट करके आ रहे हो, दस्तखत करके आ रहे हो। तो वॉशिंगटन पोस्ट ये सवाल उठा रहा है कि दुनिया के 20% जो कार्बन उत्सर्जन है वो भारत करता है, और ये कार्बन उत्सर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। दुनिया में तीसरा कार्बन उत्सर्जन करने वाला सबसे बड़ा देश है। वो कोयले के बिजली घर बढ़ा रहा है, और यहाँ तक कि अपने नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में डालकर पड़ोसियों को बिजली दे रहा है। और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, और ये सामने रखने का जो मकसद है, अब ये सब आपके सामने है। ये सामने रखने का मकसद है आपको उस खबर से, उस वस्तुस्थिति से अवगत कराना जो दुनिया के सबसे बड़े मीडिया हाउसेस में से, दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में से एक वॉशिंगटन पोस्ट है, उसकी खबर आप तक पहुंचाना।
आप तक पहुंचना इसलिए ज़रूरी है कि हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश की सरकार, उसकी नीतियां कैसी हैं, उस पर क्या सवाल उठ रहे हैं, कौन उठा रहा है, ये आपको पता लगना चाहिए। और ये आप जानेंगे तभी ये सही लोकतंत्र है। एक सवाल आपको सारे मीडिया हाउसेस से पूछना चाहिए, मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी टीवी चैनल, अखबार हैं, उनको ये वीडियो ट्वीट करिए लिंक लगा के और उनसे बोलिए आपने ये खबर क्यों नहीं दिखाई, ये आपको खबर क्यों नहीं लगी। आधी रात को हेमा मालिनी ने लड्डू खाया, वो जो बेटा है सैफ अली खान का, आज वो पैदल चला, आज उसने घुंघरू बजाए, ये सब खबरें दिखा के कहां बहला रहे हो। राहुल गांधी ने कौन सा बयान दे दिया, ये दिखा रहे हो। कौन नगाड़ा बजा रहा है, कौन ढोल बजा रहा है, कोई तूतड़ी बजा रहा है, ये दिखा रहे हो। हिंदी में, अंग्रेजी में, बहुत सारी भाषाओं में कुछ तो ऐसे मीडिया हाउसेस होना चाहिए ना जो इस बात को आज़ादी से उठा सकें। आपको नहीं लगता कि एनडीटीवी अब इसको नहीं उठाएगा, शायद पहले उठा लेता। मीडिया का आज़ाद होना इसलिए ज़रूरी है और इस देश में ये जो स्थिति है ये बहुत ख़तरनाक स्थिति है। इसको आप समझें ना समझें, लेकिन अगर सरमाएदारों के लिए, अगर पूंजीपतियों के लिए, अगर सुपर रिच के लिए सरकार इस हद तक जाएगी, देखिए आप कहेंगे कि देश का व्यापार बढ़ाने के लिए ये किया, लेकिन उसका व्यापार बढ़ा के भारत को क्या मिला? प्रदूषण, भारत के टैक्स गए, भारत को तो $1 अरब के करीब नुकसान हुआ ना, ये जो वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है। जरा इस पर सोचिएगा और सोचने के बाद भाई साहब शेयर जरूर करिएगा। देखिए हमारी यही खबरें दिखाने के कारण रीच लगातार कम की जा रही है और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। पहुंचाने का माध्यम आप ही हैं, आप नहीं पहुंचाएंगे धीरे धीरे हम कम होते जाएंगे। खबरें हम बनाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। 500 लोग देखें कोई बात नहीं, 100 लोग देखें कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी खबरों को अगर आप जिंदा रखना चाहते हैं तो ऑक्सीजन आपको ही देना होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कुकू FM की जो स्कीम है उसका लाभ लेना चाहते हैं तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और स्क्रीन पर कूपन कोड है उनका, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, जय।